अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। कल बच्चे हमने डिस्कस किया था वेक्टर को, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर सेकंड है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का। तो वेक्टर का हमने कुछ पोर्शन पढ़ा था जिसमें हमने स्केलर को डिस्कस किया था, वेक्टर को डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था कि वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं, यानी कि आप उसको बोल्ड फेस लेटर से लिखते हैं या फिर क्या करते हैं कि कोई भी लेटर लिख के उसके ऊपर आप एक एरो लगा देते हैं। तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। अब ज़रा आते हैं दूसरी तरफ, थोड़ा सा वेक्टर का पोर्शन बाकी रहता था, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। एक होता है बच्चे मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो ज़रा देखिएगा इधर, हमने बच्चे वेक्टर को लिखा था। एक तो हमने लिखा था कि हम लिख सकते हैं उसको बोल्ड फेस लेटर से, ए लिख ले या बी लिख ले, ये वाला हमारे पास एक वेक्टर था। दूसरा यह हमने इसका मेथड पढ़ा था कि हम वेक्टर को लिख सकते हैं ए ऊपर एरो लगा दो या बी ऊपर एरो लगा दो, ये वाला हमारे पास एक मेथड था। इसी तरह अब हमने पढ़ना है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी कि किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है। असल में जो किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है ना, यानी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यानी कि आपके पास कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर की जब आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्कस करेंगे उसको हम उसका नाम देते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस की डेफिनेशन सबसे पहले, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड द मॉडुलस, यानी कि किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होता है, उसका मॉडुलस। तो मॉडुलस को हम कैसे लिखते हैं, जरा इधर देखिए। ऑफ वेक्टर हमें बच्चे आपके पास फर्ज किया कोई ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मॉडुलस आप कैसे लेंगे। आपके पास ए वेक्टर है, यानी कि ए लिखा ऊपर एरो लगा दिया, ये आपके पास क्या बन गया, ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का हमने मॉडुलस लेना है, तो इस ए वेक्टर का बच्चे मॉडुलस होगा ए ऊपर वेक्टर और साइडों पे ये हमने एक मॉड लगा दिया, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास कोई बी वेक्टर है, यानी कि बी लिखे ऊपर वेक्टर लगाएं और बी वेक्टर साइडों पे मॉड, यानी कि आपने अगर ए वेक्टर का मॉडुलस लेना है तो वो ये है, ये ए वेक्टर का मॉडुलस, ये किसका मॉडुलस है, बी वेक्टर का मॉडुलस। तो किसी भी वेक्टर के साइडों पे दो लाइनें लगा देने को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक हो गया। या आप क्या करें कि आपने बोल्ड फेस लेटर से फर्ज किया कोई वेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि ए वेक्टर, तो ये बोल्ड फेस लेटर का मॉडुलस कैसे लेंगे, इसका बच्चे मॉडुलस लेंगे, यानी कि बोल्ड फेस लेटर से ही लिखेंगे और साइडों पे क्या लगा देंगे, मॉड। तो ये क्या होगा, ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर का मॉडुलस। इसी तरह आप फर्ज किया कोई बी वेक्टर लेते हैं, तो बी वेक्टर है, इसी तरह बोल्ड फेस से आपने राइट करना है और साइडों पे क्या लगा देना है, मॉड। तो ये क्या बन जाएगा, ये ए वेक्टर का मॉडुलस और ये किसका, बी वेक्टर का मॉडुलस। तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस लिखने के लिए आपने क्या करना है कि उस वेक्टर को, उस लेटर को लिख के ऊपर एरो लगा के साइडों पे मॉड लगा देना है, ये उसका क्या होगा, मॉडुलस। इस बात को ज़रा ध्यान से जहन में रखना है, ये बातें भूलनी नहीं है। दूसरी तरफ एक तो हमारे पास किसी भी वेक्टर का मॉडुलस लिखने का ये वाला मेथड है, यानी कि ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस, ए का मॉडुलस या बी का मॉडुलस। एक और मेथड है हमारे पास इनका मॉडुलस लिखने का, और दूसरा मेथड भी समझ ले। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास कोई ए वेक्टर है, यानी कि आपने एक ए वेक्टर लिखा, आपने इसका मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस कैसे लिखेंगे, आप उसको सिंपली ए लिख दें, ऊपर नीचे कोई भी एरो ना लगाएं या साइडों पे कोई भी मॉड ना लगाएं, फिर भी उसका क्या मतलब होगा, ए वेक्टर का मॉडुलस, यानी कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसको बच्चे हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
ये सारी की सारी जो है ये मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर की। क्या होती है? ये मैग्नीट्यूड होती है। इसी तरह आपने बी वेक्टर लिखा, तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लिखनी है? आपने सिंपली बी लिख देना है। ठीक हो गया। तो ये इसका दूसरा मेथड है। तो पहला मेथड क्या है? या तो आप इस तरह मॉडुलस लिख सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं, या आप इस तरह लिख सकते हैं। ये तीन मेथड है। तो ज्यादातर आपने ये फर्स्ट वाला या ये वाला मेथड यूज करना है। तो ए वेक्टर का मॉडुलस और ये बी वेक्टर का क्या होगा? मॉडुलस। मॉडुलस मतलब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। अब देखिए अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं जो गलत काम है। वो क्या करते हैं, मसलन हमने कहा कि आपके पास कोई ए वेक्टर है, इसका मॉडुलस लिखें, तो बच्चे क्या करते हैं, ए वेक्टर इसका क्या करते हैं ए और साइडों पे क्या लगा देते हैं मॉड। ये गलत मेथड है। या तो आप इसको बोल्ड फेस से लिखें या फिर क्या करें ऊपर एरो लगाएं। जब तक एरो नहीं लगाएंगे ये गलत होगा। ये एरो लगाना लाजमी है। अगर साइडों पे क्या लगाना है मॉड। अगर आप इस तरह लिख देंगे ए वेक्टर इसका मॉडुलस इस तरह लिख देंगे तो ये गलत होगा, ये मेथड सही नहीं है। तो ये गलती नहीं आपने करनी। तो आपको मॉडुलस की समझ लग गई होगी कि किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू वो उसका मॉडुलस होता है। ए वेक्टर का मॉडुलस इस तरह लिखते हैं, बी का इस तरह, सी का भी इसी तरह। या आपके पास ये वाला मेथड है या आपके पास ए वेक्टर है वैसे ए लिख दे बी लिख दे, इसका मतलब इसका मॉडुलस होगा। अब आते हैं हम इधर, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड द मॉडुलस। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड उसका मॉडुलस। तो ये मेथड क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसको पढ़ना क्या है, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए साइडों पे मॉड, या फिर सिंपली आपने ए लिख देना है। ये इसके लिखने का मेथड है। ठीक हो गया। इसको भी नोट कर लेना है, इसको भी आगे भी। जो बच्चे मॉडुलस होता है वो पहले भी मैं बता चुका हूं, उसकी मैग्नीट्यूड होती है वेक्टर की। तो किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो उसकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो स्केलर क्वांटिटी है यानी कि मॉडुलस जो होता है किसी भी वेक्टर का वो स्केलर क्वांटिटी है। ये बात ज़हन में रखनी है। तो लिखा है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। उसके बाद मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, एक बात और याद रखना कि किसी भी वेक्टर की जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं या उसका मॉडुलस लेते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मसलन आपके पास लेंथ है, लेंथ क्या है, उसकी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेंथ में कभी भी आपने नेगेटिव लेंथ नहीं देखी। या आपके पास मैस है किसी बॉडी का m5 किलोग्राम, वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यानी कि किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं होती। हाँ, अगर फर्ज किया नेगेटिव आ जाए किसी वेक्टर के साथ, इधर नेगेटिव आ गया है, फर्ज कर लें इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। या बी के साथ इधर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इधर नेगेटिव नहीं आएगा, इधर भी नेगेटिव नहीं आएगा। ये जो मॉड है नेगेटिव को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। तो किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस बात को भी जहन में रखना है। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज अ नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद ये वेक्टर का मॉडुलस समझ लगी। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेक्टर को ग्राफ में कैसे लिखते हैं। तो ग्राफ में लिखने के लिए बच्चे एक आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, वो आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा कि आप एक लाइन लेते हैं इस तरह, ये आपके पास वेक्टर नहीं है लाइन, लेकिन क्या किया आपने एक एरो लगा दिया इस पे, तो ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। इसके ऊपर आप ए लिख दे, बी लिख दे, सी लिख दे, कोई वेक्टर लिख दे, यानी कि ये आपके पास ए वेक्टर बन गया। इसी तरह आपके पास ये वाला है, आप एक एरो लगाएं और इस तरह लिख दें बी वेक्टर, तो ये आपके पास बी वेक्टर है। इसी तरह इधर को ले लें, ये सी वेक्टर, ठीक हो गया। तो आप एक लाइन सेगमेंट लें, यानी कि जो डायरेक्ट लाइन हो, डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्शन को शो करे। डायरेक्टेड का क्या मतलब है,
जो किसी भी लाइन की डायरेक्शन को भी साथ शो करे तो वो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि वो वाली लाइन जो उसकी डायरेक्शन को शो करती है। ठीक हो गया। रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए जरा यहां पे एक बात समझ लीजिएगा कि हाँ भाई, डायरेक्टेड लाइन। अब देखिए जरा मैं दो वेक्टर ड्रॉ करता हूं। मसलन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये बच्चे आपके पास कोई ए वेक्टर है, मैं कहता हूं ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ये डायरेक्टेड लाइन जो है ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रही है। ये जो इस लाइन की ये वाली जो लेंथ है, ये वाली टोटल जो लेंथ है, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये वाली जितनी भी लेंथ है ये सारी की सारी इसकी क्या होगी? मैग्नीट्यूड। यानी कि किसी भी वेक्टर लाइन की जो लेंथ होती है ना वो थोड़ी है तो थोड़ी मैग्नीट्यूड, ज्यादा है तो ज्यादा मैग्नीट्यूड, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो वेक्टर में दो चीजें आती हैं, मैग्नीट्यूड और साथ क्या आती है? डायरेक्शन। और ये जो एरो हेड होगा ये किसको शो करेगा? डायरेक्शन को। तो आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है, लाइन सेगमेंट, यानी कि जो डायरेक्ट हो वो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि दो स्टूडेंट्स हैं वो भाग रहे हैं। मैं कहता हूं कि एक वकास है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 10 मीटर। दूसरा स्टूडेंट है उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट या वेस्ट यानी कि इस तरह डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। तो जो पहली बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ये वाली, इसको मैं लिखता हूं, फर्ज किया 10 मीटर पर सेकंड, ये वेक्टर कह ले। इसी तरह जिसकी 5 मीटर पर सेकंड है उसको आपने इसका हाफ लिखना है, यानी कि ये 5 मीटर है पर सेकंड, इसको मैं बी का नाम दे लेता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा है किससे? 5 मीटर पर सेकंड से। तो जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उस वेक्टर की लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी होगी उसकी लेंथ भी क्या होगी? थोड़ी होगी। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेक्टर की लेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हम पमैश करते हैं, कोई भी हम मैप वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम एक स्केल को चूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। उस चूज स्केल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अब इतना बड़ा स्केल तो नहीं होता। फ़र्ज़ किया हमने 10 मरला में कोई मकान वगैरह बनाना है तो हमारे पास इतना बड़ा स्केल नहीं होता, हमारे पास 1 फुट की मेजरमेंट है। हम क्या करते हैं कि 10 फीट को 1 सेंटी में या 20 फीट को 2 सेंटी में इस तरह हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एक स्केल को चूज कर लेते हैं अपनी मर्जी से। ठीक हो गया। बहरहाल याद ये रखना है कि जितनी जिस वेक्टर की लेंथ होगी उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा होगी, जिसकी लेंथ थोड़ी होगी उसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी होगी। एरो हेड सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो मैग्नीट्यूड लिखने का मैंने पहले भी मेथड आपको बताया है कि मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिखूंगा, वो लिखूंगा ए वेक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस तरह लिख सकता हूं, या फिर बच्चे मैं किस तरह लिख सकता हूं कि मैं ए वेक्टर लिखूं और साइडों पे क्या लगा दूं? मॉड लगा दूं। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड है। तो समझ लगी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एक डायरेक्टेड लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है, उस लाइन की लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगी और जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक हो गया। आगे भी ये वेक्टर का इंट्रो खत्म हो गया है। आगे 1-2 डेफिनेशन है, ठीक है, इनको आपने जहन में रखना है, बल्कि नोट कर लेना है, तो इनका नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अहमियत क्या है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसकी सिर्फ और सिर्फ आपने डेफिनेशन याद रखनी है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विच कंसिस्ट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन आर मेड, यानी कि आपने किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन
के लिहाज से उसकी मेजरमेंट करनी है ना, तो उसके लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है। तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट का सिस्टम होता है जिसमें या तो दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं या तीन होती हैं, ठीक हो गया, या दो एक्सेस होते हैं या क्या होता है 3 एक्सेस होते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम which consists measurement of position are made is called frame of reference। यानी कि कोऑर्डिनेट का ऐसा सिस्टम जिसमें हम मेजरमेंट लेते हैं पोजीशन के लिहाज से, उसको हम किसका नाम देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट, तो ये इंशाल्लाह हम कल बहुत अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी से रिलेटेड है। इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 लाइंस ड्रा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, विद अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड रीजन। यानी कि उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। रेक्टेंगुलर यानी कि जिनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास इसमें दो आते हैं, एक आपके पास होता है 2D प्लेन और एक होता है 3D स्पेस। यानी कि प्लेन के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, स्पेस के 3 होते हैं। प्लेन और स्पेस को जरा इस तरह समझ लें कि आपके पास कोई दरख्त है, ये दरख्त की 2 शाखें हैं, यह आपका 2D हो गया। लेकिन जब आप पूरे दरख्त की बात करेंगे चारों तरफ, तो उसमें 3D आएगा, यानी कि वो स्पेस के कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसकी जरा डायग्राम मैं बना देता हूं आपको, और इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये आपके पास एक, इस लाइन को हम नाम देते हैं बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन का, और एक इस तरह लाइन होती है, इस लाइन को हम नाम देते हैं वर्टिकल लाइन का, ठीक हो गया। यानी कि ये वाली लाइन जो है, ये आपके पास जो ये वाली है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक हो गया। यानी कि जो आपके पास ये वाली लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, और ये एक्स एक्सिस। इसी तरह ये वाली लाइन, इसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है। और इनका जो हमने एक बात की है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द कॉमन पॉइंट कॉल्ड रीजन। यानी कि इन सबका एक कॉमन पॉइंट होता है, उसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला बच्चे सेंटर पॉइंट, इसको ओ का नाम दे लें। तो ये आपके पास क्या होगा, ओरिजिन, ठीक हो गया। तो ये इसमें 2D है। 2D में क्या आता है, x आता है और y आता है। 1D में 1 डायमेंशन में सिर्फ x आता है या सिर्फ y आता है। 2D में x भी आता है और y भी आता है, या नेगेटिव x आता है या नेगेटिव y आता है। ये वाला जो ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर आप राइट साइड की तरफ मूव करें तो x की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अगर आप ओरिजिन से अप मूव करें तो y की वैल्यू होगी पॉजिटिव। अगर ओरिजिन से इस तरह मूव करें तो यानी कि लेफ्ट साइड पे, तो x की वैल्यू नेगेटिव। ओरिजिन से डाउन साइड की तरफ मूव करें तो y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो ये आपका 2D में आ गया, किस में आ गया, 2D में x और y की वैल्यू। तो इस इंशाल्लाह कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, 2D को भी। आ गया 3D। तो 3D में क्या है, यहाँ पे बच्चे 3 एक्सेस होते हैं, ये एक, ये और एक ये। तो इसको हम एक्स एक्सेस का नाम देते हैं, इसको वाई एक्सेस का, और इसको हम जी एक्सेस का। तो इसमें हम इसको भी जी एक्सेस